आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अब जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने कई तरह के इंडिजिनस और फॉरेन सोर्सेज को यूज़ किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। जिस किसी देश से अच्छी चीज़ें मिल रही थी तो वहाँ से वो ले रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, कौन सी कंट्री से। जैसे हमने पहले सीधे एजेंडा में सीधे सारी कंट्रियों का नाम लिख रखा है: यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस। और भी किसी से हो सकता है, बट ये मेन कंट्रीज है जिनके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो सी ग्रेड का हो, डी ग्रेड का हो, बी ग्रेड का हो। इवन समटाइम्स वी कैन सी सम क्वेश्चंस इन पीसीएस एग्जाम्स आल्सो। सो हम इस पे सभी पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कंट्री से क्या लिया गया है। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या है कि 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रिप्रोडक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था। इट मीन्स दैट कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1935 का, उसमें से हमने 75% सोर्सेज बोरो किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो अपना स्ट्रक्चर है, जैसे कि अपने पॉलिटी का स्ट्रक्चर है, जो यूएन स्टेट रिलेशंस हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जैसे 352 की इमरजेंसी होगी, 356 की होगी, 360 की इमरजेंसी होगी जो प्रेसिडेंट लगा सकता है। ये सभी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिए गए हैं। और इनके बिना, ये तो हमारे इंडिजिनस सोर्सेज में आ गया, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 है, ये तो हमारे इंडिजिनस सोर्सेज में आ गया। बट इनके बिना जो फॉरेन सोर्सेज पे हम इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में फॉरेन कंट्री से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने के लिए। जैसे सबसे पहले हम बात करें यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से लिया हमने नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होगा। जैसे हमें पता है कि यूनाइटेड किंगडम में जो क्वीन होती है वो नॉमिनल हेड होती है, ठीक है। तो इसमें हमने यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया कि जो हमारा नॉमिनल हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। वैसे देखो, जो यूनाइटेड किंगडम में होता है, जो क्वीन होती है वो वंशानुगत चुनी जाती है, वो वंश के अनुसार चुनी जाती है। जैसे प्रिंस चार्ल्स थर्ड बने हुए हैं, तो इन दैट केस जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा। हमारे क्या डिफरेंस हो गया, हमारे नॉमिनल हेड उनका जो नॉमिनल हेड होगा वो तो वंशानुगत वंश के हिसाब से चुना जाएगा। हमारा प्रेसिडेंट होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। और हमारे यूनाइटेड किंगडम से अगला जो हमने लिया कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स का जो हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम लिया है मिनिस्टर्स बनाने का। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ मिनिस्टर्स होते हैं कुछ, और जैसे कोई सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट, उसके साथ कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सब हमने कैबिनेट से यूनाइटेड किंगडम से लिया है। यहाँ पे हम एक बात आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहें, जैसे कि जितने भी हमारे एमपीज बने हैं लोकसभा में, उसमें से कितने मिनिस्टर बनेंगे? मिनिमम 15% होने चाहिए, 15% होने चाहिए। 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किए जा सकते हैं। और अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10% से ज़्यादा मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया। जितने भी एमएलए बनते हैं उनसे 10% ज़्यादा नहीं किए जाते। एमपी जितने बनते हैं उनमें 15% से ज़्यादा नहीं किए जाते, इनसे कम किए जा सकते हैं। और जो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमने ये भी यूनाइटेड किंगडम से ली हुई है। वहाँ पे भी यूनाइटेड किंगडम में भी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है। और जो हमारा नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, वो नॉमिनल नामात्र उसके पास पावर होती है, ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे पार्लियामेंट बनी हुई है जिसमें प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा होते हैं, वो पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया। बाय कैमरल पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होगी उसमें तो एक लोअर सदन होगा, जैसे जिसको हम लोकसभा कहते हैं। बाय कैमरल का मतलब जिसके दो सदन हो, बाय कैमरल। जैसे कि राज्यसभा होगा ऊपरी सदन, और लोअर सदन हमारा होगा लोकसभा। पावरफुल लोअर हाउस, देखो जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को मोर पावरफुल किया गया। लोअर हाउसेस के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। राज्यसभा के साथ थोड़ी कम पावर्स होती हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ इस टाइम, जितने भी कोई भी मिनिस्टर हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट ये जो काउंसिल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को उसको जवाब देना पड़ेगा। अब जो कोई भी वो कार्यविधि कर रहे हैं, कोई भी वो एक्ट लेके रूल रेगुलेशंस ले रहे हैं, दे हैव टू रिस्पॉन्ड इन पार्लियामेंट। इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो लोकसभा होता है। आगे हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम में स्पीकर की। जैसे हम ओम बिरला इस टाइम स्पीकर हैं लोकसभा के, स्पीकर की पोस्ट होती है वो जो लोकसभा में, ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से ली हुई है।
सिंगल सिटीजनशिप, देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होती है। जैसे कोई वाशिंगटन डीसी का, वाशिंगटन डीसी वहाँ की स्टेट है यूएसए की, जैसे कोई वाशिंगटन डीसी का सिटीजन है तो वो जरूरी नहीं कि यूएसए का सिटीजन हो। वहाँ पे कहने का मतलब वहाँ पे दो तरह की सिटीजनशिप दे रखी है। हमारे यहाँ पे अगर आप हरियाणा के सदस्य हो या पंजाब के सदस्य हो, पंजाब के सिटीजन हो, इट मीन्स यू आर आल्सो ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजन है और वहाँ पे ड्यूल सिटीजन का कंसेप्ट चलता है, खास करके यूएसए में। तो हमारे सिटीजनशिप सिंगल है। अगर आप किसी और देश के सिटीजन हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो गया, आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, तभी आप इंडिया के सिटीजन बनेंगे। आप ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो इंडिया में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, अगर सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब पार्लियामेंट ने अपने जो मेंबर होते हैं वहाँ पे, राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस दे रखे हैं। जैसे किसी भी एमपी पे सिविल ऑफेंस चल रहा है, तो जब सेशन चल रहा होता है तो सिविल ऑफेंस में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और खास करके उसको जो पार्लियामेंट की टेरिटरी होती है, जहाँ पे पार्लियामेंट में हमारे सदन में डिस्कस करते हैं लोग एमपीज बैठ के, वहाँ पे तो उसको खास करके अरेस्ट नहीं करता। कुछ ना कुछ और भी कई तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं जो एमपीज को दिए जाते हैं। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट में ज़्यादा होती है, वो अपनी बात बिना किसी हेजिटेंसी के वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स का मतलब ये है जो हमारे 5 रिट्स दे रखी हैं आर्टिकल 32 में, रिट्स दे रखे हैं। जैसे हम हैबियस कॉर्पस की बात करें, मैंडामस की बात करें, सर्टोरेरी की बात करें, कोवरंटो की बात करें, और अपने जो लास्ट वाली रहेगी प्रोहिबिशन की बात करें, ये 5 तरह के रिट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रहे हैं। रिट्स के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है। ये फंडामेंटल राइट्स को, जब इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के केस में। रूल ऑफ लॉ जो हमारे देश में होगा, जो चलेगा, अगर हमें किसी को अरेस्ट करना है, किसी को मुकदमा चलाना है, वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होगा। आप ऐसे नहीं किसी को जाके आप अरेस्ट कर लोगे, किसी को बिना बताए कुछ आप कोई पुलिस आएगी अचानक किसी को घर से उठा के ले जाएगी, तो वो जो लॉ है, लॉ का रूल होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन का रूल नहीं होगा हमारे कंट्री में। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया। जो स्पीकर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव रिट्स, रूल ऑफ लॉ, ये हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किए हुए हैं। अब हम यूएसए से देखें। सबसे पहले बात है, यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लिया। कई देशों में हमने पता कहते हैं कि वो होते हैं जो ऑरल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जैसे, तो हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होगा, ये भी हमने यूएसए से लिया है। जो कोई काम करेंगे, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी काम करेगा, वो प्रेसिडेंट के नाम पे करेगी। नो डाउट प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, बट कार्यपालिका को जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो प्रेसिडेंट ही होगा, उसके नाम पे सभी डिसीजन लिए गए, उसके नाम पे सभी एक्ट पास किए जाएंगे। प्रेसिडेंट बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जितनी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, इनका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ही रहेगा। दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन आल्सो बोरोड फ्रॉम यूएसए। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट होगा जो हमारा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का होगा। अब यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब हुआ कि वो प्रेसिडेंट है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है, इस कारण वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, इस कारण वो राज्यसभा का चेयरमैन है। तो ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे 36 से 51 तक किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, तो सॉरी 14 से लगभग 35 तक, 12 से 35 तक, ये कंसेप्ट जो लिए हैं फंडामेंटल राइट का, ये हमने यूएसए से लिए। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिए। यूएसए से और क्या लिए? प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, भाई एक देश की स्टेट्स होगी, ये सारा कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है। स्टेट्स होगी आगे, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं आगे, पंजाब, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, आगे स्टेट है, ये प्रोविजन सब हमने यूएसए से लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रही, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जुडिशरी के साथ कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इट मीन्स दैट जुडिशरी बिना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इंटरफेरेंस के बिना काम करेगी।
और जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट, अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट ऐसा बना दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्ट्राडिक्शन में है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो राइट नहीं है, अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा एक्ट बना दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू ले सकता है उस एक्ट का। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये बता सकता है ये जो आपने एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, हम इसको नल करते हैं, इलीगल इसको इलीगल साबित करते हैं, तो उस एक्ट को वापस जाना पड़ेगा, वो एक्ट लागू नहीं होगा। आइडिया ऑफ प्रेम्बल है, प्रेम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में दे रखा है, वो आइडिया ऑफ प्रेम्बल भी यूएसए से लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है, इन केस वो सही तरह से चला नहीं पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, वो जजेस, उनको कैसे रिमूव करना है, दिस कंसेप्ट आल्सो हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए। अब यूएसएसआर जो 1991 में जो डिसइंटीग्रेट कर गया था, वो फंडामेंटल, उस वहाँ से हमने जो आज के टाइम में जिसको हम रशिया बोल देते हैं, उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हुई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपको पता है आर्टिकल 51A में इनका जिक्र किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आज के टाइम में 11 हैं, और स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इनको रेकमेंड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, ठीक है। और 5 ईयर प्लानिंग देखो, आज तो 5 ईयर प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमने नीति आयोग इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया था 2015 में, तो नीति आज तो एग्जिस्ट नहीं, पर ये जो कंसेप्ट लिया गया था 5 ईयर प्लानिंग का, जो हमारे लगभग 12 चले हैं, 12वां तो पूरा नहीं हो सका था क्योंकि 12 का जो ड्यूरेशन थी, 12वीं जो 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन थी वो 2012 से 2017 तक थी। 2015 में इसको डिसॉल्व करके प्लानिंग कमीशन को हमने नीति आयोग की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लानिंग का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया। कंकरेंट लिस्ट, आपको पता है कि जो हमारा 7th शेड्यूल है उसमें 3 तरह की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट्स होती हैं वो सब बनाती हैं, जो भी कोई रूल रेगुलेशन होता है वो बनाती हैं, और यूनियन लिस्ट में बनाती है अपने यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बनाती है हमारी। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है कंकरेंट लिस्ट में। तो हमने कंकरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। लैंग्वेज प्रीएम्बल की, जो देखो यूएसए से हमने प्रीएम्बल लिया, पर उसकी लैंग्वेज हमने प्रीएम्बल की ऑस्ट्रेलिया से ली है। हाँ, अगर किसी देश के साथ ट्रेड करनी है, किसी स्टेट के साथ, किसी स्टेट्स का आपस में ट्रेड करना है, कॉमर्स का, ये जितने भी प्रोविजंस हैं जो ट्रेड के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड, इंटरकोर्स के रिलेटेड, जो जितने भी प्रोविजंस बनते हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किए हुए हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ज्वाइंट सेशन बुला सकता है पार्लियामेंट के, अगर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आपस में कहीं मतभेद आ जाता है तो ज्वाइंट सेशन बना सकता है आर्टिकल 108 के तहत। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये कंसेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। आपको यहाँ पे ये बताना होगा, ज्वाइंट सेशन जो 2 हाउसेज का पार्लियामेंट का बुलाया जाता है अपने प्रेसिडेंट के द्वारा, उस ज्वाइंट सेशन को हेड कौन करता है, उस ज्वाइंट सेशन को हेड कौन करता है, आपको ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम आगे करेंगे जापान के बारे में। जापान से हमने क्या है, वो लॉ हमने जापान से लिया जिसपे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है। देखो सुप्रीम कोर्ट भी तो नो डाउट सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम है, वो इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट जिस लॉ पे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगा, कार्य करेगा, वो लॉ भी हमने जापान से बोरो किया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर बाय लॉ, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ, प्रोसीजर यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये हमने जापान से बोरो किया हुआ है। ये वाला भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है ऐसे प्रोसीजर जो पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो हमारा लॉ है जो हमारा लॉ है, उन लॉ के बने जो हमारा सिस्टम है, कोई भी है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, वो उस लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पे साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो हमने कहाँ से बोरो किया, वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। अब ये 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। जैसे पहले तो हम जो सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, पहला तो होगा जो पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, एक होगा जो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा,
एक होगा जो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, प्लस एटलीस्ट 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना पड़ा, एटलीस्ट 50% स्टेट्स को उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो हमारे मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के मेंबर, तो जिनका इलेक्शन की जो प्रोसीजर है ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो की है। जो एमएलएस होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो यूटीज को, वो अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दैट केस जो इलेक्शन का होता है वो मेंबर्स का, उनके जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें एमएलएस वगैरह वोट करते हैं, वो चाहे यूटीज के हों, पुडुचेरी दिल्ली के, या अदर स्टेट्स के वो हों, तो उनका ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो ये प्रोसीजर है जो राज्यसभा के मेंबर्स का, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। अब कनाडा से हमने क्या है, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे नो डाउट हमारे यहाँ पे क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया, ये कनाडा से लिया गया है हमने, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट हमने कहीं और से लिए, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स है, जैसे हमने वो आपने देखा था, हमने स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये हमने सारा बोरो किया है कनाडा से। प्लेसिंग रेजिडरी पावर्स विद सेंटर, जो रेजिडरी पावर होगी वो सेंटर के पास होगी। यहाँ पे रेजिडरी पावर का आपको पता होना चाहिए, जैसे कई सब्जेक्ट तो हमारे यूनियन लिस्ट में, कई सब्जेक्ट हमारे स्टेट लिस्ट में, कई सब्जेक्ट हमारे कंकरेंट लिस्ट में। अगर उन तीनों के बिना कोई सब्जेक्ट रह रहा है, तो उस पर लॉ बनाने की पावर जो होगी वो सेंटर के पास होगी, ठीक है। इट मीन्स जो फोर्थ पावर्स हैं, फोर्थ तरह की कंकरेंट लिस्ट के बिना, स्टेट लिस्ट के बिना, यूनियन लिस्ट के बिना, जो फोर्थ हैं, जो रेजिडरी पावर्स होगी, जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स होंगे, उन पे रूल रेगुलेशन बनाने की पावर सेंटर के पास होगी। कई देशों में वो स्टेट्स के पास ही होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, जो गवर्नर होगा सभी स्टेटों में, हमें पता है हरियाणा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, सभी स्टेटों में गवर्नर होते हैं लगभग में। कहीं पे यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह होते हैं, पर स्टेट में गवर्नर होते हैं। तो वो गवर्नर अपॉइंट करने की जो पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। सेंटर अब गवर्नर क्यों अपॉइंट करता है? सेंटर गवर्नर इसके लिए पावर इसलिए अपॉइंट करता है कि कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं डिक्टेटरशिप ना बन जाए, वो कहीं डिक्टेटर बन के लोगों के ऊपर पॉलिसीज वगैरह अपनी मनमाने ढंग से इंप्लीमेंट करना शुरू ना कर दे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये भी हमने कनाडा से ली है। कई तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, कई नहीं भी होते हैं। तो जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये कंसेप्ट हमने कनाडा से बोरो किया हुआ है। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट हमने फोर्थ में लिए हुए हैं, पार्ट फोर्थ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हुए हैं। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनको कंसीडर किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। तो जो मेथड ऑफ इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, जैसे कि पार्लियामेंट के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने इलेक्टेड मेंबर हैं वो इसके इलेक्टोरल कॉलेज की तरह काम करेंगे। तो ये हमने मेथड जो लिया हुआ है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। एक बात फिर आप ध्यान रखना, इनमें जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। देखो टोटल 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और जो उनमें से 238 होते हैं वो तो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और जो 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 डिफरेंट कोई सोशल सेक्टर से, कोई साइंस सेक्टर से, कहीं से भी कल्चरल एक्टिविटीज जैसे किए जाते हैं। तो वो उनका नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो भी नॉमिनेट मेंबर करेगा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट करेगा। तो ये हमने नॉमिनेशन वाला कंसेप्ट लिया आयरलैंड से। फिर हमने फ्रांस से क्या, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक हमने फ्रांस से लिया है। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक का मतलब कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होगा, जो हमारे सरकार चलाने वाले होंगे, वो चुने जाएंगे, वो लोगों द्वारा चुने जाएंगे। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है।
आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के फ्रांस की रेवोल्यूशन के टाइम में इवॉल्व हुए थे। लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई पर्सन भी अपनी लिबर्टी को, अपनी फ्रीडम का यूज़ कर सकता है, वो इस अपनी लिबर्टी का, अपनी फ्रीडम का इस तरह यूज़ करेगा कि किसी और की लिबर्टी या फ्रीडम वायलेट ना हो। तो ये लिबर्टी का कंसेप्ट, इक्वलिटी का कंसेप्ट हमने फ्रांस से। फिर इक्वलिटी की बात करेंगे कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी की, सभी लोगों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलेंगी। फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, भाईचारा बनाए रखने का जो कंसेप्ट है, ये सभी मतलब ये तीनों कंसेप्ट हैं, ये हमने फ्रांस से बोरो किए हैं।